नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज हम कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ से चर्चा करेंगे और इसकी वजह यह है कि जस्सी पेटवाड़ को लेकर कई तरह की बातें मीडिया में चल रही है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके और जस्सी पेटवाड़ के बीच में कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बयानबाजी चल रही है एक दूसरे को लेकर। तो इस पूरे मसले पर आज बातचीत करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर भी जस्सी से बात होगी और उनके इलाके में जो जलभराव की समस्या आ रही है, जिसको वो लगातार मीडिया के सामने रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि किसानों की मदद की जाए, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत जस्सी मैं दिग्विजय चौटाला के बयानों से करूंगा। हाल ही में हमने उनके कुछ बयान देखे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जस्सी? जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल। जी। तो हाल ही में जो दिग्विजय चौटाला के बयान हमने देखे, वो आपसे कह रहे हैं कि भीख मांगकर विधायक बन गया और मेरा चेला हुआ करता था, इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्यों इतनी तीखी बयानबाजी आप दोनों के बीच में हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे जो दिग्विजय चौटाला जी हैं, वो किस तरीके की बयानबाजी, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में या किसी इस पद पे बैठे व्यक्ति को ये बातें शोभा देंगी कि भाई भीख मांग के बनना और चेला है। हमने तो राजनीति में ये सुना है कि भाई हमारे साथी होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि कोई किसी का चेला है। दिग्विजय जी मेरे ख्याल से नए नए ये राजनीति में कोई बाबा आया है और वो चेले बना रहा है अपने। मैं तो जो थोड़े बहुत दिग्विजय जी के साथ बचे हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भाई एक बार दिग्विजय जी से क्लियर कर लो, ये कहीं आपको भी चेला ना समझता हो। लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि भाई जस्सी पेटवाड़ की हैसियत क्या है और वो भीख मांग के एमएलए बना है, मैंने तो जनता से भीख मांगी थी, बिल्कुल ठीक बात है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे ताकतवर चीज होती है, और जब हम चुनाव में जाते हैं जोड़ी करके वोट मांगते हैं, वो भीख ही होती है। और जब दर दर पे जाके लोगों के घर घर जाके हमें जब वोट मांगते हैं, तो वो एक भीख, और मैंने तो जनता से भीख मांगी और जनता ने मुझे स्वीकार किया है। लेकिन मैं दिग्विजय चौटाला के बारे में कहूंगा कि जो वो उसको तो 3 बार लोगों ने रिजेक्ट करने का काम किया, क्योंकि भीख के लायक भी नहीं समझा दिग्विजय चौटाला को तो लोगों ने। और दिग्विजय चौटाला को मैं एक चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। वो मेरी हर बात को सुन के जो जवाब दे रहे हैं, तो इस बात का भी जवाब दें। अगर दिग्विजय चौटाला जी जो कह रहे हैं कि मैंने जस्सी पेटवाड़ को इंसो में प्रधान बनाया, मैं कभी इंसो का प्रधान रहा हूं, तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो दिग्विजय चौटाला राजनीति छोड़ दें। मैं राहुल जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2011 से लेकर के 2020 तक मैं युवा एनएलडी का पदाधिकारी रहा हूँ। और जो उसमें, क्योंकि मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में काम किया है एनएलडी में, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। और इनकी तो एक जेजेपी पार्टी है जो घर की दुकान है, उसमें तो मैं कभी रहा ही नहीं जेजेपी में। तो दिग्विजय चौटाला जी जो बात कर रहे हैं कि ये मेरा चेला हुआ करता था, अगर दम है दिग्विजय में, तो मेरी इस बात का को स्वीकार करें कि भाई अगर मैं कभी इंसो का पदाधिकारी रहा हूं, तो या तो मैं राजनीति छोड़ूंगा, नहीं तो दिग्विजय चौटाला जी को छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि ये वो आदमी हैं जो कहते थे कि हमारे तो नसों में हरे रंग का खून बहता है, तो फिर ये क्यों लोकदल छोड़कर चले गए? हमें आज कह रहे हैं कि हमने पार्टी तोड़ दी, तो इनको किसने कहा था छोड़ने के लिए? रहते आईएनएलडी में। ये मजबूर किया इन लोगों ने। देखिए, जब आईएनएलडी की 15 साल के बाद सरकार बनने जा रही थी, 2018 में आईएनएलडी का और बीएसपी का गठबंधन हो गया था, और उस गठबंधन से एक मजबूत दिशा में आईएनएलडी और बसपा सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही थी। तो दिग्विजय चौटाला ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आए हुए राज को ठोकर मारने का काम किया। इस व्यक्ति ने 2016 से 17 से लेकर के, और अपने जो एक इंस्टो का एक स्थापना दिवस ये मनाते थे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसको मैनेज करते थे। उस टाइम में अभय सिंह चौटाला समेत जितने भी सीनियर नेता होते थे, चाहे उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी हों, चाहे दूसरे सीनियर नेता रामपाल माजरा जी हों, और भी बहुत सारे सीनियर नेता, ये उनको अपनी बयानबाजी से, अपन लोगों के द्वारा भाषण के दौरान किल्कियां मरवाने से लेकर के उनको अपमानित करने का काम करते थे। ये दरार इन्होंने बहुत लंबी शुरू कर रखी थी। और आते आते जब 2018 में गोहाना में जब रैली, जब चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के ऊपर जब रैली आयोजित की जाती थी, उस रैली में इन्होंने आया सीएम, आया सीएम, आया सीएम के नारे लगवा के, जो पहले से ही तय था, जब अभय सिंह चौटाला जी बोलने शुरू हुए तो 200-300 लड़कों को इन्होंने इकट्ठा कर रखा था, और उनको पहले से ही उन पे तय था कि ना अभय सिंह चौटाला को बोलने देना है और ना ओम प्रकाश चौटाला जी को बोलने देना है। और इन लोगों ने, इसी दिग्विजय चौटाला ने एक साजिश के तहत आईएनएलडी जो बसपा जो सरकार बनाने बनाने जा रही थी, उस सरकार को
आए हुए राज को ठोकर मारने का काम किया। और हमारे जो 30% वोट जो एनएलडी के साथ होता था, उस एनएलडी के 30% वोटरों को इनके भविष्य के ऊपर लात मारने का काम किया। जब वहां कुछ बचा नहीं, जब ये लगा कि भाई हमें तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमें हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हमारा कभी मेल नहीं होता, तो जब हमें लगा कि अब जो विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी रह गई है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह गए हैं, तो हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया। जो व्यक्ति, अब आप एक छोटी सी बात लगाइए ना, इनको ये हो चुका था कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जो अपने सगे चाचा को सहन नहीं कर पाए, वो व्यक्ति मेरे जैसे काम घर के छोटे से कार्यकर्ता जो विधायक बन गया, उसको कैसे सहन कर पाएंगे? तो ये इनकी बौखलाहट है, और ये इनकी बौखलाहट जायज भी है, क्योंकि एक रिजेक्टेड माल है। 3 बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने अलग अलग जगह से इसको रिजेक्ट करने का काम किया है। लेकिन आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने अपना आया हुआ राज खो दिया, गोहाना रैली का आप उदाहरण दे रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस का आया हुआ राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह में खो दिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि ये चौटाला जो बंधु हैं ये दोनों तो घर बैठ जाएं और मेरा जो बेटा दीपेंद्र हुड्डा वो राज करे, यानी कि एक छत्र राज जो है वो दीपेंद्र हुड्डा का रहे फिर। नहीं, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि ये लोग घर बैठ जाएं और दीपेंद्र हुड्डा जी राज करें। हरियाणा प्रदेश का जन जन चाहता है कि ये लोग घर बैठ जाएं और दीपेंद्र हुड्डा जी राज करें। मैं इन दिग्विजय चौटाला जी से पूछना चाहता हूं, जो आज दिग्विजय चौटाला जी इतने लंबी लंबी जो बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस जवान को किसान आंदोलन के दौरान ताला क्यों लग गया था? जब 4.5 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो मलाई खा रहे थे, उस टाइम इस जवान को ताला क्यों लग गया था? मेरा ये सवाल दिग्विजय चौटाला जी से आपके चैनल के माध्यम से है कि किसान आंदोलन के दौरान ये शब्द उनके कहाँ गुम हो गए थे। और रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, देखिए राहुल जी, मैं एक चीज मानता हूँ, लोकतंत्र में एक चीज बड़ी क्लियर सी है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है। और इस बार तो क्योंकि आज आपको बहुत सारे प्रत्याशी ऐसी बातें बोल रहे होंगे कि 5 तारीख को जो हमारे वोट का टोटल था वो अलग था, 6 को अलग हुआ, 7 को अलग हुआ। ये तो आप न्यूजों पे भी आपने चलवाई है, सारे सारे चैनल्स पे भी चली है कि हरियाणा में 6 और 7 को अलग अलग डाटा वोटों का कलेक्ट होता गया। और कहीं ना कहीं मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और कहीं ना कहीं जो मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद जो हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार की सरकार बनी, ये, लेकिन मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में चलिए जनता ने कांग्रेस को नहीं मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में जब जनता की ताकत है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में था, सर्वे के आधार पर टिकट थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण किया। और ये वही लोग थे जो उस टाइम तो ये लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी विकल्प है, और हम ही बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और आज ये लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आए हुए राज खो दिया। ये तो वो लोग हैं जिनको आरएसएस सुबह एक स्क्रिप्ट पढ़ के देता है राहुल जी, ये एक स्क्रिप्ट इनको दी जाती है सुबह आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि आपने ये बोलना है आज पूरा दिन। इसलिए सबसे ज्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है, चाहे इनके नेता जो बड़े कहते थे ना, बड़े लंबे ऊंचे कद के नेता दुष्यंत जी, वो, और ये इन दोनों भाइयों का सिर्फ एक काम रह गया है कि आए दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कटाक्ष करो। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे यार, सरकार बीजेपी की है, आप बीजेपी को टारगेट करो, बीजेपी पे प्रेशर बनाओ लोगों के काम करने के लिए। लेकिन ये सुबह शाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करने का काम करते हैं। और लोग क्यों नहीं चाहते? लोग तो चाहेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा जी राज करें और ये लोग घर बैठ जाएं। इसलिए आप इनका इतिहास उठाइए, जब भी ये लोग सरकार में आए हैं, जब भी ये लोग शासन सत्ता में आए हैं, इन लोगों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया है, नरसंहार करवाने का काम किया है। आप इतने कांड हुए, कहीं मैम कांड है, कहीं कंडेला कांड है, कहीं किसान आंदोलन, जो एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई थी, सबसे पवित्र लड़ाई थी, विदेशों तक किसान आंदोलन की चर्चा हुई। तब ये दिग्विजय चौटाला जी क्या कहते थे? ये किसान आंदोलन को बीमारी बताते थे। पूरी दुनिया किसान आंदोलन के दौरान इन काले कानूनों का विरोध कर रही थी। तब इन्हीं के नेता दुष्यंत चौटाला कहते थे ये काले कानून, ये तो सफेद कानून है। आज जब 750 किसानों की शहादत जब हुई, तब ये लोग मुंह पे उंगली लगाए, भारतीय जनता पार्टी का
कि केवल जो आप कर रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार आपने करना है, जितनी लड़ाई आपने किए, लेकिन किसान आंदोलन के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। और ये 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन काले कानूनों के खिलाफ जो किसानों की लड़ाई थी, उसके उस लड़ाई को ये गलत बताते थे। बाद में भी इन्होंने उस बीमारी, किसान आंदोलन को बीमारी बताने का काम किया। और आज ये लोग किस मुंह से, उन्हीं लोग, वो लोग हैं जो हमारी इस हरियाणा की भोली भाली जनता की ही तो वोट लेते हैं और सत्ता आने पर उन्हीं को मरवाने का काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं। आज जन जन जान चुका है कि ये लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं। जो लोग जो ये बात मुंह से बोलते हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी इनसे बुलवाने का काम कर रही है। और ये लोग बी टीम नहीं, ये लोग इनडायरेक्टली मर्ज हो चुके हैं बीजेपी में। इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। जनता ने इनको इस तरीके से नकारा, आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं आपको बताऊं, जेजेपी 2024 में एक भी सीट पे सेकंड नंबर भी नहीं आई। तो ये रिजेक्टेड हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरह से। जनता ने इनको नकार दिया है। इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा, ना इनकी कोई जवाबदेही है। और मैं आपको राहुल जी एक और बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ। जी। ये इनकी कहीं भी, ये कभी भी जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं होती। मैं आज आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ। जहां ये 4 पीढ़ियों में 4 बार सांसद बने हैं, आज तक ये कभी भी जिस सीट से एमपी बने उससे दोबारा कभी जीत नहीं पाए। इस हरियाणा प्रदेश में आज तक एक बहुत बड़े नेता का नाम है चौधरी देवीलाल जी, जिन्हें बड़े आदर से नाम लिया जाता है चौधरी देवीलाल जी का। हमारे परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़ा नाम रहे, बहुत बड़े नेता रहे। चौधरी देवीलाल जी 1980 में सोनीपत से सांसद बने, 84 में वो हार गए। चौधरी देवीलाल जी 1989 में रोहतक से सांसद बने, सीकर से भी बने वो, लेकिन उन्होंने रोहतक से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चौधरी देवीलाल जी को 3 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराने का काम किया, लगातार 3 बार। उसके बाद अजय सिंह चौटाला साहब के मुख्यमंत्री होते हुए अजय सिंह चौटाला भिवानी से सांसद बने 1999 में। और उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए 2004 में अजय सिंह चौटाला फिर से हार गए और हारे नहीं, तीसरे नंबर पे आए। दुष्यंत चौटाला जी 2014 में एमपी बने। उन 2014 में जब वो एमपी बने, 2019 में जितने वोट उनको नहीं आए उससे ज्यादा वोटों से हार गए। ये जनता के प्रति इनका ये दिखाता है कि ये जनता के प्रति कितनी जवाबदेही है। माननीय हमारी आदरणीय नैना चौटाला जी ने बाडड़ा से चुनाव लड़ा, दोबारा उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। डबवाड़ी से चुनाव ये लड़े, डबवाड़ी से चुनाव लड़ना छोड़ दिया। कहीं भी ये लोग कभी भी एक जगह से चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि ये जनता के प्रति ये जिम्मेवारी नहीं समझते, इनकी कोई जवाबदेही ये नहीं मानते। और जिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में ये सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही सीट से 8 बार सांसद रहे हैं। 4 बार माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे और 4 बार माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे। यानी उनकी जो सीट के प्रति, उन लोगों के प्रति एक जवाबदेही है और वो जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। ये पहली बार किसी सीट से दोबारा रिपोर्ट कार्ड दिखाने गए उचाना में। और उचाना में जो 53,000 से जो व्यक्ति जीता था, वो उप मुख्यमंत्री जो बड़े लंबे ऊंचे नेता थे जो दुष्यंत चौटाला जी, वो 5वें नंबर पे रहे। यानी एक बिल्कुल आम परिवार के 3 जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ऊपर रहे, 2 तो जिसमें निर्दलीय रहे। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से रिजेक्टेड है। अच्छा, लेकिन आप जो बात कह रहे हो ना कि अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ते हैं फिर दोबारा वहां से नहीं लड़ते हैं, तो ये तो देवीलाल परिवार जीतते नहीं है। हाँ, जीतते नहीं है, लेकिन ये तो देवीलाल परिवार इसको अपनी खूबी बताता है कि हम तो जहां मर्जी जाके चुनाव लड़ सकते हैं, हम किसी एक इलाके से बंधे नहीं है, हम तो 2-2 राज्यों में भी जाके चुनाव लड़े हैं। वो तो इसको अपनी एक तरीके से ताकत के तौर पर प्रेजेंट करते हैं जनता के बीच। राहुल जी, ये केवल किसानों को बरगला के, झूठ बोल के उनके वोट लूटने का काम करते हैं। और जब किसान, जब इनसे कोई काम की बात आती, जब अपने राज में ये लोग फिर उन्हीं किसानों पे लाठीचार्ज करवाते हैं, गोली चलवाने का काम करते हैं। और जब दोबारा ये उसी हल्के में मांगने जाते हैं तो उनको क्यों हरा दिया जाता है? ये खूबी नहीं है, ये भागते हैं अपनी जिम्मेवारियों से, ये जवाबदेही से भागते हैं। जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। आप एक ही जगह से लड़िए, ताकि कम से कम जहां से आप लड़ रहे हैं वहां के लोगों की आपकी जवाबदेही बननी चाहिए वहां के लोगों के प्रति। एक प्रतिनिधि का, राहुल जी, एक सबसे बड़ा फर्ज जो होता है कि वो अपने अपने जो इलाके जिससे चुनाव लड़ रहे हैं उस इलाके के लोगों के प्रति उनका काम करें, उनके लिए विकास की बातें करें, उनके लिए नए नए विकास की परियोजनाएं लेकर आए।
लेकिन ये अलग अलग जगह भागते हैं। आज बारडा कहाँ जाएगा आप बताइए मुझे। जब जब नैना जी बारडा से चुनाव लड़ी 2019 में, उनको विधायक बनाया, अब वो लड़ी नहीं। दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला याद कर लीजिए, अब वो कभी वो सोनी से चुनाव लड़े, कभी वो चुनाव लड़े, कभी वो डबवाड़ी से चुनाव लड़े। और ये एक जवाबदेही लोकतंत्र में तय होनी चाहिए। और जो आदमी अपने इलाके के लोगों के लिए जवाबदेही रखता है, जो अब जिम्मेवारी रखता है, अपना फर्ज समझता है, वो कभी इधर उधर नहीं भागता, वो एक ही जगह से चुनाव लड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ पर जस्सी ये भी उठता है कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने टिप्पणियां शुरू की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। तो फिर ये इस सीन में जो है जस्सी पेटवाड़ की एंट्री क्यों हो गई? जवाब देना था तो दीपेंद्र हुड्डा जी देते, भूपेंद्र हुड्डा देते। आपको क्यों इतना तकलीफ हो रही है दिग्विजय के बोलने से? अगर देखिए, अगर मेरी मेरी कोई पार्टी के खिलाफ, मेरे कोई नेता के खिलाफ गलत बोलेगा, तो मेरा मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे जवाब दूं। दिग्विजय चौटाला जी ने पुत्र मोह की सवाल किया था। मैं आपको एक पुत्र मोह के बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ। जिसका जन्म ही परिवारवाद की उस पे हुआ हो, जिसका काम सारे दिन एक परिवार की छोटी सी पार्टी चलाने के लिए करता हो, वो व्यक्ति पुत्र मोह पे सवाल कैसे उठा सकता है? देखिए राहुल जी, एक छोटी सी बात है। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा कामयाब हो। हर पिता अपने बेटे को अपनी विरासत को सौंपना चाहता है। जब जब जो व्यक्ति, अब आप बताइए, एक जेजेपी नाम की पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजय सिंह चौटाला जी हों, बारडा से विधायक माननीय नैना चौटाला जी हों, उचाना से विधायक और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हों, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हो, अब आप सोच सकते हैं, घर में चार आदमी और चारों के चारों उसी पार्टी में पद पे हैं, और वो व्यक्ति पुत्र मोह की बात करते हैं। अब ये जिस दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में सवाल उठाते हैं, वो इसलिए मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बात करता हूँ क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे सांसद हैं जो इस उम्र में केवल, मतलब 5 बार सांसद हैं। 5वीं बार सांसद इस उम्र में केवल हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। और उन्होंने अपनी शराफत के दम के ऊपर अपनी पहचान बनाई है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब से दीपेंद्र हुड्डा जी ने 2005 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तब से लेकर आज तक जब भी हरियाणा में कोई सीट जीती है, उन्होंने तो सबसे ज्यादा वोट से दीपेंद्र हुड्डा जीते। इस बार भी सबसे ज्यादा वोट से पूरे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते हैं। उनकी काबिलियत और पुत्रमोह के बारे में जब ये लोग सवाल करते हैं, जिनका पूरे का पूरा सिस्टम परिवार पे डिपेंड है, जिनकी जिनकी केवल स्कोर केवल एक चीज पे डिपेंड है कि भाई हमने तो एक सुबह उठ के केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को गालियां देनी है, तो अब फर्ज बनता है इस हरियाणा की जनता से को सच बताने का कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए। ये कहते हैं कि हम बीजेपी का विकल्प है। अरे जिनकी पार्टी का 1% वोट नहीं आया पूरे हरियाणा में, जो कहते हैं कि हमने 10 विधायक बनाए, 10 में से आज कहाँ है वो 7? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 7 विधायक इनके साथ नहीं है। 4.5 साल जो लोग को राजनीति को जो व्यवसाय बनाएंगे, राहुल जी, इन लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया। आज मैं नहीं कह रहा, पूरा हरियाणा प्रदेश एक बात कहता है कि 4.5 साल दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने सत्ता की मलाई खाने का काम किया है। आपको हैरानी होगी जब जब इन्हीं की पार्टी के विधायक 5 साल इनको ये कहते हैं कि भाई ये अकेला जीम गया, सारा सौदा अकेला रख गया, सारा अकेला जीम गया, तो दुष्यंत चौटाला कभी इस पलट के बयान नहीं देते। अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में दुष्यंत चौटाला के ऊपर आरोप लगाया मुंह पे कि तूने सारे हरियाणा को तू खा गया, सारा हरियाणा तूने लूट लिया। दुष्यंत चौटाला एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो तो सारे हरियाणा को खा रहे हैं। आज आज वो आज तो माहौल, वो तो ये कहते हैं ना कि मेरे चाचा तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। तो जो जो उनके खिलाफ बोले वही नॉन सीरियस हो जाते हैं। तो तू ये दिग्विजय चौटाला जी और ये दुष्यंत चौटाला जी कौन से सीरियस है? ये दिग्विजय चौटाला जी जो कभी जस्सी पेटवाड़ के ऊपर, कभी अशोक अरोड़ा के ऊपर, कभी राव इंद्रजीत जी के ऊपर, कभी किसी अपने पिता, कभी रणबीर गंगवा जी के ऊपर, अपने पिता से भी बड़ी उम्र के नेताओं के ऊपर जो इस तरीके की बातें करते हैं, बेफजूल उनके बारे में बयानबाजी करते हैं, तो वो कौन सा सीरियसनेस में आती है? और सीरियस ये भी हो सकता है, सबके अपने अपने विचार हों, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हरियाणा की जनता ने ही इनको सीरियस नहीं लिया और हरियाणा की जनता ने ही इनको नकारने का काम किया। चलिए अब दूसरे मुद्दे की तरफ आऊँगा। आप ही की पार्टी के कुछ नेता हैं और आपके प्रतिद्वंदी कहूँगा आप ही के हलके से आते हैं।
वो भी इन दिनों कई तरह की बात कह रहे हैं, और खासकर जब आप अपने आप को ये कहते हैं कि आम घर का, आम किसान का बेटा हूं और मैं विधायक बन गया, तो वो कह रहे हैं कि आम घर का, आम किसान का बेटा विधायक बनने के बाद अचानक से डिफेंडर में कैसे घूमने लग गया, 2.5 करोड़ की गाड़ी लेकर कांग्रेस की मीटिंगों में कैसे आने लग गया। हाँ, मैं उन्हें कहूँगा, मेरा साधुवाद भी है उन्हें, और मैं कहूँगा कि तकलीफ जो है जिसवी को। अब एक मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ माननीय उन नेताजी से, या जो भी नेता उनकी बात का सपोर्ट करते हैं उनसे। ये कहाँ लिखा है कि एक आम घर का बेटा सारा दिन मिट्टी में लथपथ रहेगा, बाटा की चप्पल पहने रहेगा, और उसका कुर्ता फटा होगा, उसकी शर्ट फटी होगी? ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है? क्या सारे अधिकार इन बड़े बड़े घरानों को हैं, बड़ी गाड़ियों में बैठने के, या इधर उधर जाने के, घूमने के? या भाई क्या किसी आम घर के व्यक्ति को, या किसी आम घर के लड़के को ये अधिकार नहीं कि उसका कोई दोस्त हो, उसके पास कोई गाड़ी हो तो उसमें बैठ सकता है? मैं देखो, मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम से कहना तो चाहता हूँ। हो गाड़ी सके, आपके दोस्त की है क्या। नहीं, गाड़ी तो चाहे मेरी और चाहे मेरे दोस्त की हो, मेरी ही है। आप सवाल हाँ, पूछेंगे, मैं पहले कहते तो गाड़ी मेरी दोस्त की हो, मेरी हो। मेरे मैं गरीब हो सकता हूँ, मैं आम घर का हूँ, लेकिन मेरा भाईचारा बतेरा ठाडा है, मेरे रिश्तेदार बतेरे ठाडे हैं। अच्छा। अच्छा, मेरी कुछ चीजें एक बात के और। ऊपर जी। अपनी जान छिड़क जहाँ मेरी एक बात के ऊपर वो जान छिड़कते हैं, तो जिन लोगों को इन बातों से तकलीफ है, मैं राहुल जी इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये लड़का पागल हो गया है, इसको टिकट नहीं देगी पार्टी, और ये वैसे ही गाड़ियों की धूल फाड़ता फिर रहा है, वैसे मेहनत कर रहा है। जब मेरे को पार्टी ने टिकट दी, मेरे को लोनार्डन की जनता ने विधायक बनाया, उसके बाद जब इनको ये लगा कि नया लड़का है और ये घर बैठ जाएगा, चंडीगढ़ जाके बैठ जाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, उनकी इसके काम नहीं होंगे, कि अधिकारी इसको सीरियस नहीं लेंगे, आज जब इन सब बातों के ऊपर जब उन वो नाउमीद हो गए, जब कोई जस्सी पेटवाड़ में कोई पॉलिटिकली कमी नहीं निकाल पा रहे, तो वो मेरे कपड़ों के बारे में, मेरी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। मैं तो ये कहूंगा उनको कि आपको अगर मेरे ऊपर कोई सवाल करना है, मेरे ऊपर बात करनी है, तो मेरे काम के ऊपर करिए, ताकि अगर आप कोई कमी मेरे काम में निकालेंगे तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी गाड़ियों से और मेरे रहने सहने से दिक्कत है, तो परमात्मा ये दिक्कत आपकी बढ़ाएगा। अच्छा। दो चीज़ें और हैं जिन पर हम बात करेंगे, फिर इस चर्चा को खत्म करूंगा। पहला तो ये कि जो सीईटी को लेकर सरकार ने तारीखों का ऐलान किया, एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गए हैं, और फ्री बस सेवा नायब सैनी सरकार ने देने का ऐलान किया है, और दावा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और कह रहे हैं मुख्यमंत्री की पूर्व की सरकारों में जो एक धंधा चलता था पर्ची खर्ची का, वो नहीं चलता, जनता को विश्वास है, और इस बार का सीईटी भी हम पूरी सफलता से जो है वो आयोजित कराएंगे। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से लोगों का नेताओं से विश्वास उठ गया है। लोग किसी भी बात को सीरियस लेना बंद कर चुके हैं, और वो इसलिए है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया गया सीईटी के ऊपर, ये पहली बार इस भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं किन पढ़े लिखे लोगों ने ये कानून बनाया कि सीईटी जो पास करेगा तो इतने गुणा को हम आगे एग्जाम के लिए लेंगे, इतने गुणा को हम छोड़ेंगे, इतने गुणा को हम लेंगे। मैं ये कहता हूँ, जो भी सीईटी पास करता है, आप उन सबको मौका क्यों नहीं देते? या फिर आप फेल हो चुके हैं, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को भविष्य की कोई उम्मीद आपके पास नहीं बची है। अब एक छोटी सी बात बताइए, एच टेट और सी टेट, ये लाइफ टाइम की इनकी वैलिडिटी, आप सीईटी को केवल 3 साल के लिए वैलिड कर रखा है आप लोगों ने। मुझे बताइए राहुल जी, 3 साल में ये सरकार ने कोई जॉब नहीं निकाली, भर्ती नहीं निकाली। अब कोई 3 साल में भर्ती नहीं निकलेगी, उस बच्चे के फिर से उस बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ेगा। तो मेरी तो सरकार से ये मांग है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भला चाहते हो तो सीईटी को लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया जाए। दूसरा, ये लोग कहते हैं राहुल जी कि हम होम डिस्ट्रिक्ट पे सेंटर देंगे सीईटी के लिए। इन्होंने एग्जाम सेंटर दिए 150 किलोमीटर, 200 दूर। अब हैरानी की बात यह है, आप मेरे जिले हिसार से लगा लीजिए, ये कौन सा पैरामीटर इस सरकार के पास है कि एक बच्चा हिसार तो नकल करेगा और वो भिवानी जाके, रेवाड़ी जाके, पंचकुला जाके, कुरुक्षेत्र जाके वो नकल नहीं करेगा? ये कौन सा पैरामीटर है? अगर अगर नकल वो बच्चा, मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट में कोई बच्चा नकल कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है ना उस नकल को रोकने की, क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? और अब तो आपको नकल भी रोकने की जरूरत नहीं है। ये सरकार तो, अगर मैं इस सरकार को नाम दूं, पेपर लीक सरकार है। अब तक कोई भी परीक्षा ऐसी इस सरकार में नहीं हुई है जो पेपर लीक ना हुआ। इसका पेपर लीक
सरकार का पेपर लीक, हर भर्ती से पहले इसका पेपर लीक होता है। और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों का कि जो ये वायदे करते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर देने के वायदे किए, 5 साल तो दुष्यंत चौटाला ने लोगों को बरगलाने का काम किया पिछली सरकार में। अब माननीय सैनी साहब ये लोगों को, हमारे नौजवानों को झूठी तसल्ली देते फिर रहे हैं कि हमने होम सेंटर में, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर देंगे। आज सेंटर 100 150 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। तो मेरी तो सरकार से ये मांग है कि जो बच्चा अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, जो बाहर जाके नकल नहीं कर रहा तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं करेगा। एक तो इसको होम डिस्ट्रिक्ट पे करवाने का काम करें, दूसरा सीईटी की वैलिडिटी जो 3 साल के लिए, इसको खत्म करके इसको लाइफ टाइम करने का काम किया जाए। जी। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लूँगा। ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में लोकदल का एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार बीच में स्टेटमेंट दिया था कि हुड्डा साहब आदमी तो ठीक है पर उनके पास लोकदल का रिजेक्टेड माल इकट्ठा हो गया है। आपने भी लंबे समय लोकदल के लिए काम किया है, तो थोड़ा बहुत वो हरा खून है या फिर अब सारा कांग्रेसी हो गया है? नहीं देखिए, जब तक लड़ाई बीजेपी के साथ थी, जब तक लड़ाई गलत जो सत्ता हाथों में जिन लोगों की थी उनके उनके खिलाफ थी, तब तक बात सही थी। बात विचारधारा की होती है। जब दिग्विजय चौटाला जैसे एक्सपर्ट लोगों ने इस पार्टी को दो फाड़ किया, इस पार्टी की विचारधारा को खत्म कर दिया, तब तब से लेकर के लगभग सभी लोगों ने आईएनएलडी और जेजेपी से किनारा कर लिया। अब राहुल जी, जब तक नए लोग आपके पास नहीं आएंगे, जब तक इस नए joining, एक joining दूसरी बनेगी, तो फिर आप सत्ता में के नजदीक कैसे पहुंचोगे? आज भारतीय जनता पार्टी में कौन है? खुद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता सारे का सारा कांग्रेस से शिफ्ट हुआ है। आज कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो कभी न कभी कांग्रेस ही रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 90% कैबिनेट ऐसी है जो कभी न कभी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में रही है। तो ये पैमाना, मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच कैसी है। जब तक नई ज्वाइनिंग आपकी पार्टी में नहीं होगी, नए नेता आपकी पार्टी में नहीं आएंगे, तब तक आपकी पार्टी की लहर नहीं बनेगी। और लहर हमेशा नए कार्यकर्ता और नए नेताओं के आने से ही बनती है। ठीक है जस्सी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ थे, इनसे चर्चा की हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से लगभग इनके बीच और दिग्विजय चौटाला के बीच एक जुबानी जंग छिड़ी हुई है और हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्यों दिग्विजय चौटाला इनको टारगेट कर रहे हैं, क्यों ये उनके ऊपर बयान दे रहे हैं। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।